आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड इवनिंग। आज है 13 सितंबर, दिन बुधवार, और हाजिर हैं हम लेकर पूरे दिन की खबरों का लेखा जोखा। पॉडकास्ट का नाम है दिन भर। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। एनसीपी नेता शरद पवार के दिल्ली स्थित घर पर आज इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी जुटी। कौन से उलझे मुद्दे सुलझाने की कोशिश हुई, बताएंगे। वहीं कल दिल्ली में ही कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। केंद्र में था मध्य प्रदेश, तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ के नेताओं को बुलाया था। दोनों जगह की खबर लेंगे। उधर केरल हाईकोर्ट ने 7 साल पुराने केस में फैसला सुनाया कि अकेले में पॉर्न देखना अपराध नहीं है। इसे देखने और शेयर करने से जुड़ा कानून क्या कहता है, लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे। आखिर में बात उज्ज्वला 2.0 की। कनेक्शन नए होंगे, लेकिन क्या पुरानी परेशानी का भी हल हुआ है? और आखिर में भौचक खबर, कौन है वो 78 साल का बुजुर्ग जिसे पुलिस ने 1965 में एक भैंस चोरी के आरोप में धर लिया। लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस कुमार केशव से। शुक्रिया जमशेद। इंडिया ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक खत्म। अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में होगी विपक्ष की पहली साझा रैली। असम में बहुविवाह प्रथा को लेकर राज्यपाल ने बनाई कमेटी, तैयार करेगी कानूनी मसौदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का करेंगे दौरा, देंगे योजनाओं की सौगात। G20 समिट पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनाना भारत की ताकत। संसद के स्पेशल सेशन से पहले 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुला सकती है मोदी सरकार। कावेरी जल बंटवारे मुद्दे पर बेंगलुरु में हुई सर्वदलीय बैठक। डेप्यूटी सीएम DK शिव कुमार अगले कुछ दिनों में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से करेंगे मुलाकात। तालिबान शासित अफगानिस्तान में चीन ने नियुक्त किया पूर्णकालिक राजदूत, ऐसा करने वाला पहला देश बना। लीबिया के डरना शहर में बाढ़ से हाहाकार, मरने वालों की संख्या पहुंची 5000 के पार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन से की मुलाकात। 4 घंटे तक चली बातचीत। और एशिया कप में कल श्रीलंका के खिलाफ मैच से बाहर हुए पाकिस्तानी तेज गेंदबाज नसीम शाह, भारत के खिलाफ मुकाबले में लगी थी चोट। यह दिन भर। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। देश की पॉलिटिकल कैपिटल में आज बहुत हलचल है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार के घर पर खूब भीड़भाड़ है। यहां विपक्षी गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हो रही है। इस कमेटी का गठन मुंबई में किया गया था। इसमें जगह मिली है कांग्रेस के KC वेणुगोपाल को, NCP से शरद पवार को, DMK से TR बालू को, तो उद्धव गुट की शिवसेना से संजय राउत को, RJD के तेजस्वी यादव, TMC के अभिषेक बैनर्जी, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, JDU के ललन सिंह, JMM के हेमंत सोरेन, CPI के D राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और PDP की महबूबा मुफ्ती इसका हिस्सा है। इसके अलावा एक जगह CPM को भी दी गई। उधर शाम 4 बजे कमेटी की मीटिंग शुरू हुई और इधर ये BJP के निशाने पर आ गई। प्रवक्ता संबित पात्रा ने इंडिया गठबंधन और मीटिंग को एंटी हिंदू करार दे दिया। दरअसल ये कोई सीट शेयरिंग, प्रचार प्रसार, मुद्दों और मैनिफेस्टो की बैठक नहीं है। जो 2-3 दिन पहले उनके एक महत्वपूर्ण सदस्य ने कहा था कि हम 26 पॉलिटिकल पार्टीज है और हमारा एक ही मत है कि हिंदू धर्म को किस प्रकार मिटाना है, हिंदू धर्म को किस प्रकार समाप्त करना है। आज एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की उसी विषय पर बैठक होने वाली। जवाब उद्धव गुट के संजय राउत ने दिया। इस देश में कोई एंटी हिंदू नहीं है, और जो अपने आप को राजनीति में हिंदुत्ववादी मानते हैं अभी, वो सिर्फ हिंदुत्ववादी नहीं है। ये पूरा देश एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। कयास तो लग रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर बात होगी। क्या निकल कर आया अब तक, ये जानने के लिए मैंने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर मौसमी सिंह से। जी, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई जिसमें से 3 बड़ी बातें निकल के आई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग को लेके कुछ ठोस चर्चा हो रही है और जल्दी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि अक्टूबर में जो है भोपाल से चुनावी आगाज किया जाएगा और
अक्टूबर के पहले हफ्ते में बल्कि इंडिया पार्टीज की रैली होने वाली है भोपाल में। और तीसरी बड़ी बात यह है कि मीडिया को लेकर भी जिस तरह से उनको लगता है कि मीडिया का वन साइडेड रिपोर्टाज है, तो एंकर्स पर अंकुश कसने की तैयारी हो रही है। जो एंकर्स की लिस्ट बनाई जा रही है और मीडिया कमेटी को जो इंडिया पार्टीज की उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि एंकर्स के नाम शॉर्टलिस्ट करके उनको जिनको बैन करना है, जिनके शो में इंडिया पार्टी के मेंबर्स नहीं जाएंगे, उनकी भी फहरिस्त निकाली जाए। तो अपने आप में ये तीन बड़ी बातें हुई हैं और बैठक चली लगभग 2 घंटे तक। उसके बाद केसी वेणुगोपाल ने ब्रीफ किया और ये बात सबके सामने रखी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पंजाब और फिर अब हरियाणा में चुनावी टसल देखने को मिल रहा है। ऐसे में असमंजस की स्थिति नहीं बन रही है कि केंद्र में सब साथ होंगे लेकिन विधानसभा में एकला चलो का नारा लगेगा? देखिए, अभी काफी सीटों पर जो है असमंजस की स्थिति है। कई जगहों पर दल आमने सामने हैं, केरला में है, पंजाब में है, बंगाल में है। तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर जैसे जैसे आगे बात बढ़ती है तो ये जो मतभेद हैं वो भी दूर किए जाएंगे। क्या फॉर्मूला होगा सीट शेयरिंग को लेके, कमेटी अभी इस पर तैयारी कर रही है। पर ये तय है कि एक तो माइक्रो लेवल पर, स्टेट लेवल पे सीट शेयरिंग की कमेटीज बनेंगी, ना कि सेंट्रल लेवल पर। और दूसरी बारीकी की बात यह है कि जिसका जितना दम है उस राज्य में, उस हिसाब से उसको सीटें मिलेंगी। कोई ज्यादा एम्बिशियस या डिमांडिंग होगा तो वो नहीं चलेगा। तो वो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम है और उस पर काम हो रहा है। एक आखिरी सवाल कि उपचुनावों में घोसी के नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन में बसपा की एंट्री को लेकर फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इस पर भी कोई बातचीत हुई क्या गठबंधन में बसपा की एंट्री होगी? अभी और दल कौन जोड़ेंगे इसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। चर्चा बहुत सारी चल रही है और बसपा के आने से काफी वजन बढ़ेगा। जाहिर तौर पे यूपी में ये एक काफी फॉर्मिडेबल फॉर्मूला हो सकता है, सपा, कांग्रेस और बसपा का अलायंस, क्योंकि बसपा के पास एक निर्धारित फिक्स्ड वोट शेयर है जाटवों का। और तो अपने आप में कहीं ना कहीं बसपा के आने से ताकत मिलेगी। पर अभी उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि बसपा आएगी या नहीं आएगी। पर चर्चा और कयासबाजी जो है वो चल रही है। हो सकता है कि इंडिया पार्टी के कुछ नेता जो है संपर्क साधे, पर मुझे लगता है कि जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लागू होती तब तक मेरा ये मानना है कि बसपा अपने पत्ते नहीं खोलेगी। शुक्रिया मौसमी। बैठकों का सिलसिला सिर्फ इंडिया गठबंधन में ही नहीं चल रहा। दिल्ली में कल भी गहमा गहमी थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं। जहां एमपी में सरकार है बीजेपी की, वहीं छत्तीसगढ़ में कुर्सी कांग्रेस के पास है। कल दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक हुई। बैठक थी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के घर। देर रात तक चली इस बैठक से उपजी कयासबाजियां दिन भर सियासी माहौल में तैरती रहीं। इस मीटिंग को लेकर हमने सवाल पूछे इंडिया टुडे टीवी भोपाल ब्यूरो के डिप्टी एडिटर हेमेंद्र शर्मा से। हेमेंद्र, सबसे पहले तो ये बताएं कि मीटिंग में कौन कौन शामिल रहा? जी, इसमें स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, और हाल ही में जो स्क्रीनिंग कमेटी में जो 3 लोगों को लिया गया है, अरुण यादव, वो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में, और पूर्व मध्य प्रदेश विधानसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल अजय सिंह और सुरेश पचौरी, तमाम जो भी स्क्रीनिंग कमेटी के अन्य नेता हैं, वो सभी लोग इसमें दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें मौजूद थे। हेमेंद्र, स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक का एजेंडा क्या था? कोई अहम फैसले भी हुए क्या? जी देखिए, 100 के लगभग सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस पार्टी जिसपे या तो अपने कैंडिडेट्स को कुछ हद तक गो हेड दे चुकी है तैयारियां करने के लिए, और या ऐसी कुछ सीटें हैं जिसमें कांग्रेस पिछले 2-3 चुनाव से लगातार हार रही है। तो इन सब सीटों को लेकर के जो है ये मंथन स्क्रीनिंग कमेटी में हुआ था, और 100 के लगभग सीटें ऐसी हैं जिस पर जो है पैनल जो है यहाँ से भोपाल से दिल्ली भेजा गया था इस मीटिंग के लिए, तो उस पर तय हुआ है। लेकिन ये जो सीटें फाइनल होंगी, जो डिक्लेयर होंगी, वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की एक बैठक अभी होनी है जो 16 तारीख को तहत निहित किया गया है। तो उसके बाद ही जो है वो पता चल पाएगा कि किसको टिकट मिला है या नहीं मिला है। लेकिन अभी 100 सोर्सेज के हिसाब से 100 सीटें लगभग ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी कुछ हद तक अपनी राय बना पाने में कामयाब हुई है। इन पे तो डिस्कशन बाकी मुद्दों पे भी हुआ, इन सीट्स को लेकर के तो डिस्कशन हुआ ही, साथ ही साथ उन सीटों को लेकर भी डिस्कशन हुआ जिसमें जो कांग्रेस पार्टी ने अपने सिटिंग एमएलए को, जिनको
अलार्म वार्न किया था, पहले अलार्म बेल्स बजी थी कि कहा सर्विस के बाद जिसमें पता चला था कि उनकी स्थिति अभी फिलहाल ठीक नहीं है, तो उनको पहले से ही कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आगाह किया गया था। उसके बाद जो दिल्ली में बैठक हुई उसमें ये तय किया गया कि एक बार फिर से रिव्यू होगा और अगर जरूरत पड़ी तो सिटिंग एमएलए के भी टिकट्स जो है काटे जा सकते हैं और विनेबिलिटी ही एकमात्र क्राइटेरिया होगा और सर्विस से जो विनेबिलिटी जो जिन लोगों का सामने दिखे कि ये जीत सकते हैं चुनाव, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। इस बार शतरप्स का कोई रोल नहीं रहेगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से इस मीटिंग से खबर बाहर आ रही है। शुक्रिया हेमंत शर्मा। और चिंता बस मध्य प्रदेश की नहीं की गई, छत्तीसगढ़ की भी हुई। बीजेपी ने यहां अपनी परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ कर दिया। 2003 के बाद ये छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा है। इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आना तय था, लेकिन कल से यात्रा बीजेपी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू की अगुवाई में निकली। सेंट्रल लीडरशिप का कोई भी नेता इस यात्रा में नजर नहीं आया, लेकिन फिर लगभग शाम 5 बजे बीजेपी छत्तीसगढ़ के नेताओं को राजधानी से बुलावा आया गृह मंत्री का। सुगबुगाहट है कि अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ बैठक की, लेकिन ये बैठक किस बारे में थी और इसमें कौन कौन से चेहरे शामिल हुए, जानने के लिए हमने बात की छत्तीसगढ़ कवर करने वाली आज तक रेडियो रिपोर्टर सुमी राजप्पन से। जी बिल्कुल, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट ये मीटिंग थी, ये स्केड्यूल थी, बीजेपी के स्केड्यूल में ये थी। और इनफैक्ट इस मीटिंग का स्केड्यूलिंग कुछ इस तरह से हुआ था कि यूनियन मिनिस्टर अमित शाह वो पहले छत्तीसगढ़ आएंगे, दंतेवाड़ा में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखा के, फिर उस हरी झंडी को दिखा के फिर वो अपने स्पेशल विमान में यहाँ के चुनाव समिति के सारे लोगों को बिठाकर दिल्ली ले जाकर फिर विमान में कुछ चर्चा होनी थी और फिर दिल्ली में भी एक बैठक अलग से होनी थी। लेकिन हुआ यूं कि यूनियन होम मिनिस्टर बुरे वेदर की वजह से वो दिल्ली से रवाना ही नहीं हो पाए और वो बिल्कुल यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाए। फिर इसलिए परिवर्तन यात्रा की जैसे ही चीजें खत्म हुई, फॉर्मेलिटीज खत्म हुई, परिवर्तन यात्रा निकालने के बाद ही 5 बजे चुनाव समिति के सारे लीडर्स को ये ऑर्डर दे दिया गया अमित शाह द्वारा कि बिल्कुल तुरंत दिल्ली आए। तो वो तुरंत सारे के सारे चुनाव समिति के जो लोग हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ इंचार्ज ओम माथुर, को इंचार्ज नितिन नवीन, जो बीजेपी के महामंत्री हैं पवन साय और अरुण साव जो यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो डॉक्टर रमन सिंह पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, इन सभी को तुरंत दिल्ली आनंद फानन में बुलाया गया। उसके बाद अमित शाह के रेसिडेंस पे की अहम बैठक हुई और इस बैठक से जस्ट एक दिन पहले जेपी नड्डा के रेसिडेंस पे भी मध्य प्रदेश को लेकर टिकट को लेकर बैठक हो चुकी थी। तो इसलिए ये जो मीटिंग है काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी और इस मीटिंग में स्ट्रिक्टली छत्तीसगढ़ के 21 से लेकर 25 सीट्स पर ही चर्चा हुई। और इनफैक्ट ये क्योंकि अमित शाह ने खुद छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी ली है तो वो काफी सीरियसली इस मीटिंग को लेते हुए नजर आए और उनके घर पे काफी देर तक ये मीटिंग चली। और मीटिंग का एजेंडा यही था कि इसमें जितने भी नाम जो पहले जितनी भी चर्चाएं हुई उसमें डिस्कस हो चुका है, उसी के फाइनल अप्रूवल की तरफ बढ़ना था। और इनफैक्ट कई जो चेहरे हैं उनके नाम पे ऑलरेडी चयन हो चुका है। वो 2 नाम जिन पे ऑलमोस्ट मुहर लग चुकी है वो है केशकाल के आईएएस ऑफिसर, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर नीलकंठ टेकाम का, जिन्होंने रिसेंटली 1 महीने पहले ही बीजेपी में अपनी दावेदारी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और अपनी दावेदारी भी उन्होंने वहां से लड़ी और उन्होंने कहा कि वो वहां से लड़ना चाहते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली उनको दिया जाएगा क्योंकि उनकी बहुत अच्छी छवि है पूरे कांकेर में, पूरे केशकाल में, तो वो अच्छे खासे वोटों से विजयी हो सकते हैं, ऐसे बीजेपी पार्टी का मानना है। तो शायद उनको टिकट दी जा सकती है। और उसके बाद आरंग सीट से गुरु बालदास जो सतनामी समाज के बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर है, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर भी हैं, उनके सबसे बड़े बेटे कुशवंत साहिब को आरंग से मिल सकती है टिकट, क्योंकि गुरु बालदास कांग्रेस में बने हुए थे, पिछले बार उन्होंने कांग्रेस के लिए कैंपेन किया था और ये माना जाता है कि वो जिस भी पार्टी के लिए कैंपेन करते हैं वो कहीं ना कहीं विजयी हो जाती है। तो 2018 में उन्होंने कांग्रेस के लिए कैंपेन किया। जब उन्होंने अपने बेटे कुशवंत साहिब के लिए आरंग से टिकट मांगी तो कांग्रेस ने ना कहा और इसलिए इसी कंडीशन पे वो बीजेपी आए और बीजेपी में इस चीज की हामी भर दी गई है। तो ये जो 2 सीट्स हैं ये माने जा रहे हैं कि इस लिस्ट में शायद इनकी घोषणा हो जाए, क्योंकि ये ऐसी सीट्स है जिसमें बीजेपी लास्ट टाइम 2018 में बुरा परफॉर्मेंस दे चुकी है। बीजेपी 2018 में सिर्फ 15 सीटों के साथ 15 सीट उसके हिस्से में आए थे और 68 सीट्स के साथ कांग्रेस विजयी हुई थी। फिर बाई इलेक्शन हुए तो 2-3 सीट्स और कांग्रेस के पाले में आ गई। तो ये उन सीटों का उम्मीदवारी घोषणा होगी जिसपे बीजेपी 2018 में बुरा परफॉर्म कर चुकी है। पहली लिस्ट में भी जो 21 सीटें हुई हैं
जिन पे घोषणा हो चुकी है वो सारी सीटें भी ऐसी थी जिसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस 2018 में कमजोर रहा और हमेशा से वो सीट्स पे बीजेपी हारते हुए आई है। तो इसलिए ज्यादा उम्मीदवार वहां से ज्यादा लंबी तैयारी कर सके, वहां के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, बीजेपी की पॉलिसीज को अच्छे से प्रोपोगेट कर सके, उन्हें ज्यादा वक्त मिल सके, इसलिए उस सीट की घोषणा पहले कर दी गई 17 अगस्त को। लेकिन उसके बाद फिर लगातार मीटिंग्स चली और काफी ज्यादा मीटिंग्स के दौर चलने के बाद अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कल या आज रात तक, देर रात तक या कल मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी अपनी दूसरी सूची भी निकाल देगी, जो कांग्रेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कांग्रेस ने अपनी एक भी सूची नहीं निकाली है। माना जा रहा है कि 18 सितंबर तक कांग्रेस भी अपनी सूची निकाल देगी क्योंकि उनके भी लगातार मीटिंग्स चल रहे हैं, लेकिन वो कोई भी कंक्लूजन पे अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। जैसे ही राहुल गांधी विदेश से वापस आएंगे, एक सीसी मीट कांग्रेस में भी होगी अकबर रोड पे, और उसके बाद वहां पे भी बिल्कुल उनके भी जो ऑलमोस्ट मोहर लगे हुए जो चिन्हित जो सीट्स हैं उन पे भी कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट निकाल सकती है। शुक्रिया सुमी। इसके अलावा आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यात्रा करने पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान पीएम दोनों चुनावी राज्यों में लगभग 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। पॉर्न को लेकर हमारे देश में बहस पुरानी है। क्या इसे देखा जाना चाहिए? क्या इसे देखना लीगल है? क्या पॉर्न फिल्म्स बनाई जानी चाहिए? वगैरह वगैरह। अब यह बहस फिर ताजा हुई है केरल हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद। कोर्ट ने कहा है कि अकेले में पॉर्न देखना अपराध नहीं है। यह मामला 2016 का है। पुलिस ने एर्नाकुलम के अलुवा इलाके में एक शख्स को इसलिए गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि वो सड़क किनारे अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियोस देख रहा था। हालांकि बाद में आरोपी को बेल मिल गई। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ आरोपी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसने अदालत से गुजारिश की थी कि उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज किया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने कहा कि इसे अपराध नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये किसी भी नागरिक की निजी पसंद है और इसमें दखलंदाजी उसकी निजता में घुसपैठ के जैसा है। साथ ही अदालत ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 292 के तहत दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने का आदेश दिया। तो इंडिया में पॉर्न को लेकर कानून क्या है, इसे समझने के लिए हमने बात की सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट वसुधा तिवारी से। इससे पहले कि हम इस जजमेंट पे लाइट डालें, हम पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं कि सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी होता क्या है। तो सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी कहता है कि कोई भी पैम्पलेट या पेपर या ड्राइंग, पेंटिंग या बुक या किसी भी तरीके की मूर्ति कला या ऐसा कोई भी प्रतिनिधित्व तब अश्लील माना जाएगा जब वो किसी की कामुकता को प्रकट करता है या फिर किसी का एक्सेसिव इंटरेस्ट दिखाता है सेक्सुअल मैटर्स में, या फिर जो आदमी उसे देख रहा है उस आदमी की मानसिकता को वो करप्ट या डिप्रेव करता है, यानी कि भ्रष्ट करता है। ऐसी कोई भी कलाकृति या पेंटिंग या कुछ भी ऐसा सर्कुलेशन अगर कोई आदमी देख रहा है तो उसके दिमाग को वो भ्रष्ट कर सकता है। तो ये थी ऑब्सीन की डेफिनेशन जो 292 में है। अब ये ऑब्सिनिटी यानी कि ये अश्लीलता पनिशेबल कब होगी? जब ऊपर दिए गए ऑब्सीन मटेरियल यदि आयात निर्यात हो रहा है या कि खरीदी बिक्री हो रही है या कि उसका प्रचार हो रहा है खुले तौर पर, तब वो चीज जो है वो 292 और 293 के अंदर पनिशमेंट अट्रैक्ट करती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं इस सेक्शन के अंदर, जो कि है कि यदि ऐसा सर्कुलेशन जनता के हित के लिए किया गया है तो वो नहीं माना जाएगा। जैसे हम सेक्स एजुकेशन के लिए सरकार या अन्य गैर सरकारी एजेंसियां बहुत तरीके की बातों को समझाती हैं, ग्राफिकली भी और नॉन ग्राफिकली भी, या फिर ये किसी बोनाफिडे पर्पस के लिए सर्कुलेट किया गया हो, वो पेंटिंग या एडवर्टाइजमेंट, या फिर वैसा कोई रिप्रेजेंटेशन, चित्रकला, पेंटिंग किसी एंशिएंट मॉन्यूमेंट में एनग्रेव हो, जैसे कि हम खजुराहो के मंदिरों में देखते हैं, और ऐसे कोई संसाधन या मंदिर जिसमें ये चित्रकला बनी हो जहाँ धार्मिक काम होता है या रिलीजियस पर्पस के लिए काम होता है और वहाँ कहीं भी उनका मत जो है ऑब्सेनिटी यानी कि अश्लीलता को फैलाना नहीं होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे 292 नहीं अट्रैक्ट होता है, बाकी जगह पे इन्हें ऑब्सीन माना गया है। वसुधा जी, कोर्ट ने पॉर्न देखने को प्राइवेसी का मसला बताया है, लेकिन सड़क तो एक सार्वजनिक जगह है। इसी तरह कोई लाइब्रेरी में या कॉलेज के कंप्यूटर पर अगर अकेले पॉर्न देखता है तो क्या ये भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा? देखिए, आदरणीय केरला हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, मुझे लगता है ये थोड़ा ओपन एंडेड जजमेंट है और ये इस पे डिबेट की जा सकती है। सबसे पहली बात तो हमें देखनी होगी कि जब मैंने सेक्शन 292 समझाया उसमें हर जगह पेंटिंग, कलाकृति या इस तरीके की चीजें लिखी गई हैं, वहां कहीं भी इंटरनेट का जिक्र नहीं है, जो कि एक स्वाभाविक बात है क्योंकि हमारा आईपीसी बहुत ही पुराना है
और इस मुद्दे को लेकर कोई संशोधन भी नहीं हुआ है इसमें कि जिसमें इंटरनेट या अन्य तरीके के सर्कुलेटरी मटेरियल ऐड कर सकें। पर समय के साथ अगर हम इसका वाइडर इंटरप्रिटेशन करें तो 292 में पॉर्न या फिर इस तरीके के कोई भी इंटरनेट रिलेटेड या वीडियो रिलेटेड या साउंड रिलेटेड कोई भी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब जो आदरणीय केरला हाईकोर्ट का जजमेंट जो है वो स्पेसिफिकली ये कहता है कि पोर्नोग्राफी को प्राइवेट में देखना विदाउट शेयरिंग और एग्जिबिटिंग, यानी कि कोई सर्कुलेशन ना करना और उसे प्राइवेटली देखना, भले ही पब्लिक प्लेस में, तो उसे हम प्राइवेट में ही पॉर्न देखना मानेंगे और ये उसकी प्रिवेसी का हनन होगा यदि हम इसे 292 के अंदर हम इसे दोषी ठहराते हैं। तो ये मोटा मोटी केरला हाईकोर्ट की बात थी। तो यहाँ पे ज़्यादा जोर जो है वो 292 के वाइडर इंटरप्रिटेशन पे नहीं दिया गया है, जबकि यहाँ पे ज़्यादा जोर जो दिया गया है वो प्राइवेट वर्ड पे दिया गया है। यहाँ पे प्रिवेसी को माना है आदरणीय केरला हाईकोर्ट में। हालांकि मैं इस बात से सहमति रखती हूँ कि सार्वजनिक जगह हो गई जैसे कि रोड हो गया, मेट्रो हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ऐसी जगहों पे प्राइवेट रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यदि हम देख रहे हैं या कोई आदमी हमारे आसपास से जा रहा है और वो ये चीज़ हमें देखते हुए देख लेगा, तो क्या पता हमें वो जो वीडियो है या वैसा कोई सर्कुलेशन उसे ऑफेंड कर जाए, या कोई औरत जा रही हो या कोई मर्द देख रहा हो तो हो सकता है उसे वो बिहेवियर थोड़ा सेक्सुअल लगे उस आदमी का। तो इस तरीके से बहुत सारे सेक्शंस अट्रैक्ट हो जाएंगे इसमें। तो सार्वजनिक जगहों पे प्राइवेटली पॉर्न देखना इतना आसान नहीं है जितना आदरणीय हाईकोर्ट ने बताया, और मैं इस बात से सहमति रखती हूँ। हालांकि ये मेरा मत है, इस पे अन्य मत भी आ सकते हैं और मैं उन्हें बिल्कुल वेलकम करूंगी। और जहाँ तक आपने पूछा कि लाइब्रेरी कॉलेज के कंप्यूटर में पॉर्न देखना क्रिमिनल ऑफेंस है नहीं है, तो ये बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे मेन एम्फेसिस प्राइवेसी पे दिया गया है। तो आप अगर पब्लिक प्लेस में प्राइवेटली देख के चले जा रहे हैं, किसी को नहीं पता चल रहा है, तो आप नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर किसी को पता चल जा रही है या कोई ऑफेंड हो जा रहा है या कोई महिला इसको देख लेती है तो उसे ये अश्लीलता के तौर पर, या कोई और अन्य व्यक्ति भी इसे अश्लीलता के तौर पर देख सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे देख रहे हैं। अच्छा, सरकार ने पॉर्न साइट्स पर बैन लगा रखा है, उसके पीछे का लॉजिक तो यही है कि लोग ऐसा कंटेंट ना देख पाए, उनका एक्सेस ना हो। मगर कोर्ट कह रही है कि पॉर्न देखना कोई जुर्म नहीं है, तो क्या ये एक विरोधाभास नहीं है? जो लोग इसे प्राइवेटली एक्सेस करते हैं तो ये उनके राइट का हनन है, उनके राइट का वायलेशन है। ज़रूर आपको ये फारफेच्ड आइडिया लगेगा, लेकिन है, क्योंकि प्रिवेसी को ऑब्वियसली आफ्टर दी जजमेंट जहाँ पे इसे राइट टू लाइफ का पार्ट बताया गया है, प्रिवेसी पे बहुत एम्फेसिस किया गया है कोर्ट्स के द्वारा। और जो लोग इसे प्राइवेटली या अकेले में एक्सेस करते हैं तो ये उनका अपना प्राइवेट मामला है कि वो अकेले में क्या एक्सेस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो पॉर्न देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। इस पे किसी का भी इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं उनके राइट का वायलेशन ही है। रही बात जहां तक इस बैन की बात है, तो शायद सरकार का ये मत आप समझा जा सकता है कि जो माइनर चिल्ड्रन एक्सेस कर रहे हैं तो उनके दिमाग को ये करप्ट करेगा, या फिर हो सकता है कि ये सेक्सुअल क्राइम्स को बढ़ा दे। पर ये बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में इन्हें मानूंगी। अगर एक्सेप्शनल भी नहीं तो इनकी तादाद कहीं ना कहीं कम ही है। मैक्सिमम लोग, अगर आप इंडिया के डेटा में भी जाएंगे तो लोग प्राइवेटली ही पॉर्न को एक्सेस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया की सोसाइटल कंडीशनिंग भी ऐसी है कि बहुत ही ओपनली इन चीज़ों पे बात नहीं होती है, ना की जाती है। तो डेटा और ये सब को मिला के मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही प्राइवेट मामला है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू आवर कंट्री। तो ये बैन कहीं ना कहीं फुली जस्टिफाइड तो नहीं है। और जहां तक आप कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहे हैं, तो केरला हाई कोर्ट ने केवल वो जजमेंट परसुएंट टू उस आदमी के दिया, यानी कि उस आदमी के लिए ये जजमेंट लिखा जो देखते हुए पकड़ा गया था। तो इसे आप हर किसी पे ब्लाइंडली ना अप्लाई करें। हालांकि इसका जो मुझे नहीं लगता कि यदि यही सेम सर्कमस्टांसेस में एक माइनर बच्चा पकड़ा जाएगा तो कोर्ट यही इंटरप्रिटेशन देगी, मैं इतना पॉजिटिवली कह सकती हूँ। तो ये जजमेंट कहीं ना कहीं उस आदमी के परसुएंट था जो प्राइवेटली देख रहा था। तो इसे ब्लाइंडली हर जगह ना अप्लाई करें। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए वसुधा तिवारी। अगर आप उज्ज्वला योजना की सफलता देखें तो दुनिया भर की बड़ी से बड़ी एजेंसीज ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी कहा कि कैसे महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। इससे पर्यावरण को भी बचाने का काम हुआ और महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। आवाज है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की। जिक्र हो रहा है सरकार की उज्ज्वला योजना का।
कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की हर हफ्ते होने वाली बैठक में इस बार केंद्र सरकार ने उज्ज्वला 2.0 स्कीम लॉन्च कर दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रक्षा बंधन और ओणम के वक्त पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने रसोई गैस एलपीजी के दामों को कम किया था। आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख एलपीजी के मुफ्त कनेक्शन और दिए जाएंगे। सुनिए। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। उज्ज्वला 2.0 को विस्तार से समझने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार कुणाल से। कुमार, ये बताइए कि इन कनेक्शंस का वितरण कब से शुरू हो जाएगा? देखिए, इसकी घोषणा पहले ही सरकार ने कर दी थी। सरकार ने जिस समय गैस सिलेंडर के दाम कम किए थे, उसी समय एक और घोषणा की गई थी कि जो उज्ज्वला योजना है उसके तहत 75 लाख और उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। पहले ही लगभग 9 करोड़ उपभोक्ताओं को ये गैस सिलेंडर दिया गया है। आज चूंकि इसको लेकर के कैबिनेट में फैसला हुआ है और कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है, तो इसके बाद अलग अलग राज्यों में कितना कोटा है उसको तय किया जाएगा और उसके बाद उनके हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इसका वितरण शुरू किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी 4 राज्यों में चुनाव है, खास तौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। तो उसमें भी एक बड़ा पॉलिटिकल मूव ये माना जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें जो जिन्हें अभी तक उज्ज्वला योजना का फायदा नहीं मिला है, जिन उपभोक्ताओं को या जिन गरीब परिवारों को, उन गरीब परिवारों को इसके तहत गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। कुमार, कनेक्शन देना तो एक बात है, लेकिन उज्ज्वला योजना के साथ एक बड़ा लूप होल रहा कि बांटे गए सिलेंडर्स को उनको रिफिल करवाना बड़ा मुश्किल था। महिलाओं तक कनेक्शन तो पहुंच जाता है, लेकिन एक बार सिलेंडर अगर खत्म होता है तो उसके बाद क्या? ऐसे में उज्ज्वला 2.0 कितनी कारगर साबित होगी? क्या केंद्रीय मंत्री ने इस पर भी कोई बात की है? देखिए, ये बिल्कुल बड़ी समस्या है और कई जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट हमने भी की और उसमें भी ये भी पता चला कि कई बार जो महिलाएं हैं, चूंकि ऐसा सिलेंडर उन्हीं महिलाओं के नाम पर दिया जाता है जो काफी गरीब परिवार से आती है, तो उन्हें इसे रिफिल करवाने में दिक्कत होती है। पहला सिलेंडर तो बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है, लेकिन दूसरे सिलेंडर से उन्हें अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है और अभी तक जो स्थिति है उसमें जो सामान्य सिलेंडर है उससे 200 रुपया सस्ता सिलेंडर मिलता है उज्ज्वला योजना को में जो उपभोक्ता हैं या जो उसके लाभार्थी हैं उन्हें। लेकिन ये एक बड़ी समस्या रहेगी आने वाले दिनों में भी, क्योंकि जो काफी गरीब परिवार के लोग होते हैं वो आमतौर पर लकड़ी जलाकर या इस तरीके के जो सस्ते साधन होते हैं उन पर खाना पकाना ज्यादा वो उसके लिए निर्भर रहते हैं। खाना पकाने के लिए उनका जो पहला प्रेफरेंस है वो लकड़ी या फिर कोयला होता है। तो ऐसे परिवारों को अगर गैस सिलेंडर पर लाना है तो ये बात लगातार कही जाती रही है कि न सिर्फ सिलेंडर सस्ता होना चाहिए बल्कि मुफ्त भी होना चाहिए। लेकिन अभी जो सरकार की नीति है उसमें पहला सिलेंडर ही मुफ्त दिया जाएगा और दूसरा सिलेंडर जो है वो लगभग 200 रुपए कम सामान्य सिलेंडर से उसको सब्सिडी करके ही मिलेगा, बिल्कुल फ्री नहीं दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कुमार कुणाल। और अब आखिर में बात भौचक की, जिसे लेकर आ गए हैं गर्वित श्रीवास्तव। उन्नीस 1997 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर्स, यानी मुझे पता है कि तुमने पिछली गर्मियों में क्या किया था। 2 साल बाद 1998 में फिर एक फिल्म आई जिसका नाम था आई स्टिल नो वॉट यू डिड लास्ट समर्स, यानी मुझे अब भी पता है कि तुमने पिछली गर्मियों में क्या किया था। दिलचस्प नाम है नहीं? लेकिन ये तो साहब फिल्म थी। भौचक खबर में आज हम इन फिल्मों को याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस ने एक शख्स से भी यही कहा होगा तब जब वो उसे गिरफ्तार करने पहुंचे होंगे, क्योंकि जिस जुर्म में उसे गिरफ्तार किया गया है उसे अंजाम दिया गया था साल 1965 में, यानी 58 साल पहले। और चोरी किस चीज की हुई थी? 2 भैंस 1 बछड़े की। कर्नाटक और महाराष्ट्र बॉर्डर पर एक जिला है बीदर। पुलिस ने यहां से 78 साल के गणपति विट्ठल को गिरफ्तार किया है। 25 अप्रैल 1965 को गांव में भैंस चोरी हुई थी।
जिसमें 20 साल के विट्ठल को मुख्य आरोपी बनाया गया था, लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। विट्ठल के साथ जो सह अभियुक्त थे 2006 में उनकी मौत हो गई, बल्कि जिनकी भैंस चोरी हुई थी उनकी भी मौत हो गई। लेकिन एक वारंट खुला था, सो पुलिस ने सोचा कि चलो फर्ज को पूरा कराते हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि विट्ठल को उनकी उम्र के चलते कोर्ट से फौरन जमानत मिल गई। पर भाई साहब कुछ भी कहिए, है ये मामला गजब। गर्वित आज तक। और आज है बुधवार, तो बुधवार को रात 9 बजे ट्विटर स्पेस पर हमारी बैठकी बेबाक बुधवार के नाम से जमती है। आज भी जमेगी, वहां जरूर आइएगा। आज हम बात करेंगे फैंस पर, यानी प्रशंसक, मुरीद। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने, साउंड मिक्सिंग की है सचिन त्रिवेदी ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।